नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि अक्टूबर के एंड में यानी कि 22 अक्टूबर से ब्रिक्स का समिट होने वाला है। वो भी कहाँ पर? हमारे रशिया में। और वहाँ पर एक पनौती कंट्री है पाकिस्तान। वो गुहार लगा रहा है चाइना को कि भाई मुझे भी ब्रिक्स के अंदर शामिल कर लो, क्योंकि उसको पता लग गया कि ये अपनी कोई करेंसी करेंसी निकालने वाले हैं ब्रिक्स वाले। और वहां जाके पता लग गया पाकिस्तान ने ब्रिक्स ही चोरी करके वो ले गए, क्योंकि ये चोरी करने वाले लोग हैं। ये जहां जाते हैं कुछ ना कुछ चोरी ही करते हैं। आपको मालूम है कि ब्रिक्स के अंदर चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राजील सब ने मिलकर एक कोशिश कर रहे हैं कि इस बार अपनी करेंसी को लेकर डी डॉलराइजेशन वाला काम किया जाए। अब जहां पे होए पैसे, हल्की सी छनछनाहट की आवाज आती है सिक्कों की, तो ये वहां पर नाचने लग जाते हैं पाकिस्तान वाले। ये वहां पर जैसे ये नाच रहे हैं कि हमें भी इसमें से मलाई मिल जाए तो कुछ भला हो जाएगा। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि यार ये चक्कर क्या है कि पाकिस्तान को जहां पे भी पैसे दिखते हैं ये वहां भीख मांगने पहुंच जाते हैं। अभी इनको दुनिया में कोई भीख नहीं दे रहा, तो ये ब्रिक्स में आ गए हैं भीख मांगने के लिए। और चाइना ने बोल दिया कि भाई पाकिस्तान को तो वहां पे आना बड़ा ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो पाकिस्तान को ब्रिक्स में से पैसे नहीं मिलेंगे तो वो ये ऐसा मरा हुआ सांप है जो चाइना के गले पड़ जाएगा, और चाइना को देने पड़ेंगे युआन। और अगर ना दिए तो उनके दो चार जो चाइनीज हैं उनको फिर दोबारा से पाकिस्तान मार देगा। अब ये ऐसे फंस गया है चाइना चाइना कि उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। और सर, सबसे पहले जय सिया राम लिखना मत भूलना। जब से मैं बार बार बोलता हूं हिंदुओं की ये कमी है। और भाई 1400 साल पहले कोई किसी एक आदमी ने बोल दिया था कि 5 बार आपको ऊंचे ऊंचे अल्लाह अल्लाह करना है। वो आज तक रुके नहीं। और आप हैं कि 2 दिन में टाइम टाइम फिश हो गया है। आपकी जय सिया राम भी आनी बंद हो गई है। और मैं आपको और चीज बता दूं, मेरी वीडियोस को रोक दिया गया है। किसकी तरफ से? यूट्यूब की तरफ से। क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये जय सिया राम, ये कौन सा नारा शुरू कर दिया है सुमित जैन और उमेश अग्रवाल जी ने। ये आपको बता दूं, इनको चिढ़ आती है इन लिब्रांडों को जब ये जय सिया राम, हर हर महादेव के ये नारे देखते हैं। और हम रुकेंगे नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी वीडियोस चलती हैं या नहीं चलती। ये हमारे लिए है। और आप देखिए हर रोज अच्छी खबर हमें आती हुई दिखाई देती है। ओ भाई, हमास का जो टॉप लीडर था चला गया ऊपर, और उसके सर में यहाँ पर खोपड़ी में गोली लगी है। जो खोल के देखा अंदर कुछ था ही नहीं, भूसा भी नहीं निकला नहीं उसके अंदर से। तो ये हमारा ही जय सिया राम का एक नारा है जिसने एक मुहिम पकड़ ली है पूरे दुनिया में। इसको कंटिन्यू रखिए, ये हमारे ही फायदे की बात है। सर, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ये ब्रिक्स वाला जो मामला है, ये तो समझ आती है कि हम वहां पर एक नई करेंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान, सर पाकिस्तान को चाइना बोल रहा है कि इसको ब्रिक्स का एंटर एंटर कर दीजिए। पता लगे वो तो ब्रिक्स से चोरी करके ले गए। सर, ब्रिक्स में चाइना को जरूरी है। पाकिस्तान को चाइना ने अभी तक $69 बिलियन का लोन दिया हुआ है। और वो क्या करना चाहता है कि ब्रिक्स में पाकिस्तान को लेके आना चाहता है। ब्रिक्स में अगर वो आ गया तो ब्रिक्स के बहाने उसको लोन मिलेगा। देखिए, ब्रिक्स की करेंसी में जो जिनका हिस्सेदारी रहेगी उसमें ब्रिक्स प्लस मेंबर्स रहेंगे। 8 या 9 मेंबर की अभी उसमें भागीदारी है। तो अगर पाकिस्तान को अगर $10 बिलियन भी लोन देते हैं तो चाइना का आएगा, शेयर आएगा 1 बिलियन। पर चाइना क्या करेगा? 69 - 10 कर देगा उसके पर्सनल अकाउंट में से, उसको 59 कर देगा। तो एक तरह से चोरी करने के लिए चाइना बोल रहा है कि पाकिस्तान को लेके आओ, इनसे बोलेगा कि आप इनसे कर्जा लो और वो कर्जा मुझे चुकाओ। तो चाइना का नेट डेट अगर पाकिस्तान को $10 बिलियन दे दिया तो चाइना का डेट और 69 - 9 $60 बिलियन हो जाएगा। और पाकिस्तान तो है ही भिखारी। उसको जबरदस्ती लेके आ रहे हैं ताकि चाइना का डेट क्लियर हो सके। और रशिया भी अभी उसके ट्रैप में फंस चुका है। इंडिया डेफिनेटली मना कर देगा। बाकी रही बात ब्राजील और साउथ अफ्रीका की, तो वो लोग भी इंडिया का स्टैंड जानते हैं। उनको भी मालूम है कि इंडिया इज अ फोर्स दैट विल स्टैंड अगेंस्ट चाइनीज हीगोमनी। चाइना का जो प्लान है यूएनाइजेशन का, उसको रोकने वाला एक ही कंट्री है, वो है भारत। और आपको समझना पड़ेगा कि अभी ब्रिक्स की समिट होने वाली है 22 तारीख को कजान में, रशिया में। सर जी, 36 हेड ऑफ स्टेट्स आर गोइंग टू अटेंड
दैट समिट। वो लोग वहां पे ब्रिक्स करेंसी बना रहे हैं, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं, ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज बना रहे हैं, ब्रिक्स डायमंड बोर्ड्स बना रहे हैं, ब्रिक्स का न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना रहे हैं। They are creating an entire system which will rival the dollar। IMF और वर्ल्ड बैंक को कॉम्बैट करने के लिए आईएनडीबी बना रहे हैं, ब्रिक्स पे बना रहे हैं। तो आप सोच लीजिए ना सर, कितना बड़ा काम हो रहा है उसमें। और सेकेंड, ब्रिक्स की जो करेंसी है उसमें 40% वो रहेगा गोल्ड और 60% रहेगी बास्केट ऑफ अदर करेंसी। सेकेंड, आज की डेट में अगर आपको आईएमएफ में और वर्ल्ड बैंक में यू वांट टू हैव अ ट्रेडिंग इन अ स्विफ्ट सिस्टम, तो बहुत टाइम क्या होता है, अगर आपको क्रेडिट चाहिए तो आपको अपना सोना या तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखना पड़ता है या यूएस फेड रिजर्व के पास रखना पड़ता है। 1991 में भी जब हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम आई थी, हमने अपना सोना भेजा था बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो थोड़े दिन पहले वापस आ गया। आपको जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 40 कंट्री ने अपना सोना मंगा लिया है बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूएस फेडरल रिजर्व से। ये नया सिस्टम जो ब्रिक्स करेंसी है, इसके अंदर आपको सोना अपनी देश में ही रखने की जरूरत है। आपको जरूरी नहीं है आप कहीं भेजना जरूरी है आपको। तो एक ये सिस्टम ऐसा है जिसमें सब लोग जुड़ना चाहते हैं। आप अपना ट्रेड लोकल करेंसी में कर सकते हो, जो ट्रेड का सेटलमेंट होगा वो ब्रिक्स करेंसी में होगा, जिसके अंदर 40% भाग सोने का रहेगा। और ये जो सोना रहेगा, कुछ भी एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है जिससे आप सेटल डाउन भी कर सकोगे। पर उमेश जी, मुझे एक चीज़ बताइए, पाकिस्तान का ब्रिक्स की करेंसी में एंटर करना, फिर बाकी सारी कंट्रीज तो वहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रही हैं ताकि ये करेंसी को एक नाम मिला जाए, एक फोर्स मिले, ताकि इसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का काम हो सकता है। पाकिस्तान तो ज़ीरो कंट्रीब्यूशन वाला आदमी है, वो सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म ही कंट्रीब्यूट कर सकता है। उसका इसके अंदर एंटर करवाना, व्हाट इज़ द बेनिफिट टू ऑल दी अदर कंट्रीज? Sir, apart from China, no other country benefits from the entry of Pakistan. पाकिस्तान खुद ही एक फेल स्टेट है। आपने देखा जैसे इसको समिट खत्म हुआ, रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, एवरीवेयर देयर इज वायलेंस। पीओजेके में वायलेंस चालू हो गया। यहाँ तक बात हो रही है कि पाकिस्तान आर्मी में बगावत हो रही है। शहबाज शरीफ शायद पाकिस्तान छोड़ के भाग भी सकते हैं, इतनी स्थिति खराब हो गई है। चाइना तो गुस्सा हो चुका है इंडिया से। जयशंकर ने पूरी लाइमलाइट छीन ली। चाइनीज जो प्राइम मिनिस्टर आया था ली क्यांग, उसको रिसीव करने के लिए शहबाज शरीफ, उनके पूरी मंत्रिमंडल आया था उनको, पर एस जयशंकर गए थे तो कोई भी फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं आया, न कोई मिनिस्टर आया उनको रिसीव करने के लिए। देन ऑल्सो पाकिस्तान अवाम में एस जयशंकर के लेके बहुत बड़ा एक तरह से ही वॉज अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब लोग जानना चाहते थे कि जयशंकर बोलेंगे क्या। और आपने देख लिया को समिट में क्या हुआ था। चाइना ने बोल दिया था, वी विल प्रिजर्व द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, वी विल प्रिजर्व द सॉवरेनिटी एंड वी विल स्टैंड विद पाकिस्तान। यूनिलैटरल ये बोलते हैं ना, एक्सपेडिशंस टू एक्वायर कॉन्कर टेरिटरी शुड बी अवॉइडेड एंड कश्मीर शुड बी रिजॉल्व्ड थ्रू पीस। सर, एक चोर दूसरा चोर को बोल रहा है कि हम दोनों साथ में हैं और वी वांट पीस इन द रीजन। बट इंडिया के जयशंकर ने भी बोल दिया कि आप जब तक टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म करोगे, पीस कैन नॉट कम इन द सब कॉन्टिनेंट। तो एक तरह से रस्साकसी अभी चालू हो चुकी है। जो चाइना ने वर्ड यूज किया, आप मतलब समझे नहीं। उन्होंने बोला वी वांट पीस इन दिस रीजन, मतलब कि हर कंट्री का पीस ऑफ लैंड उन्हें चाहिए। तो आप समझिए थोड़ा सा, चाइनीज की जो इंग्लिश होती है थोड़ी सी वीक होती है। उन्होंने बिल्कुल सिंपल बोला है, हमें इस रीजन में हर कंट्री जो हमारे साथ लगती है उसका थोड़ा थोड़ा पीस हमें चाहिए। तो आपसे कुछ ज्यादा कंट्री मांग रहे हैं, थोड़ा सा उन्होंने लद्दाख मांग लिया, थोड़ा अरुणाचल मांग लिया,
और पाकिस्तान से उन्होंने बोल दिया कि गिलगित और जो पीओके का एरिया है थोड़ा सा हमें दे दीजिए, तो वो पीसी तो मांग रहे हैं। आप पता नहीं कौन सी की बात कर रहे हैं। सर जी, मैं आपको ये बता देता हूँ, चाइना जो कर रहा है आज बेस्को समिट के बाद, उसने आज भारत को धमकी दी है कि आप मुंबई में ताइवान इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर मत खोलिए। इंडिया और ताइवान के रिलेशंस नॉर्मलाइज हो रहे हैं। आज इंडिया में थर्ड सेंटर खुल रहा है ताइवान का। ये ऑलरेडी न्यू दिल्ली और चेन्नई में ऑपरेशनल है, मुंबई में भी चालू हो चुका है। तो एक ग्रेटर इकोनॉमिक एक्सचेंजेस चालू हो गया है। हम तो ताइवान को ही मानते हैं रियल चाइना। द रिपब्लिक ऑफ चाइना इज ताइवान। फॉर मी दैट इज द रियल चाइनीज। और कभी ना कभी मैं चाहूंगा कि रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो परचम है वो बीजिंग में लगाए। सर ये भी इसी को बोलते हैं उल्टी गंगा बहारा, आपने बहा दी है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, हम बार बार बोलते हैं डी डॉलराइजेशन। भी अगर डी डॉलराइजेशन होगा, पहली बात तो ये, क्या अमेरिका इतने आसानी से आपकी ब्रिक्स की करेंसी चलने देगा, या डी डॉलराइजेशन होने देगा जिसमें उसको कोई काम करना नहीं पड़ता और पूरे दुनिया को डॉलर अपने पास रखने पड़ते हैं। दूसरी बात कि अगर अमेरिका जो है वो डी डॉलराइजेशन होने देता है, तो उसका मतलब है कि दुनिया में जो पूरी कंट्रीज हैं उनको युआन रखना पड़ेगा। क्या अब हम एक राक्षस से निकलकर दूसरे राक्षस के हाथ में, जिसको बोलते हैं दैत्य, उसके अंदर फंस जाएंगे? डॉलर से बाहर निकले तो युआन में फंसना पड़ेगा। हु इज बेटर, डॉलर और युआन? सर दोनों ही खराब है। डॉलर भी खराब है और हम्म। युआन भी खराब है। आज वर्ल्ड की करेंसी होनी चाहिए आईएमएफ का स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इट्स अ बास्केट ऑफ करेंसी। अभी उसमें चार पांच करेंसी है, यूरो है, जो डॉलर है, युआन है, जापानीज येन है। इसको इसका दायरा बढ़ाना चाहिए। इसमें रूबल, रूपी, रैंड, रियाल सबको ऐड करना चाहिए। इवन दिरम्स को भी ऐड करना चाहिए। आज डॉलर की हिगेमनी ऐसे खत्म होने वाली नहीं है। डॉलर इज वेल एंट्रेंच। आप कितना भी बोल दो डी डॉलराइजेशन, अब पॉसिबल बहुत कम है सर। सेकंड, चाइना का खुद का डेटा खराब है। यूएस एंड चाइना का इतना सारा डेप्ट है कि लोग आप समझ नहीं सकते। अब ये अनलिमिटेड करेंसी प्रिंटिंग कितने दिन तक चलेगा? और यूएस तो अब यूएस सब जगह वॉर चालू करवा रहा है। आपने देखा कि नॉर्थ कोरिया ने अभी अपनी रोड लाइन्स और रेल लाइन्स वो तबाह कर दिए, जो साउथ कोरिया के साथ कनेक्ट होता था। तो कोरियन पेनिनसुला में कभी भी प्रॉब्लम चालू हो सकता है। और उसके बाद चाइना और ताइवान का, जैसे आपने भी बताया था कि चाइनीज हैव एनसर्कल्ड ताइवान। तो एक तरह से ताइवान के ऊपर भी एक तरह से एक दबाव बढ़ेगा। और यूएस चाहता है कि वर्ल्ड में वॉर बढ़े। जितना ज्यादा अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, उतना ही ज्यादा डॉलर को कोई भी हटा नहीं पाएगा। क्योंकि जैसे ही आपका वॉर होगा, ऑल योर फोकस विल बी ऑन टू विन द वॉर। आप इकोनॉमी पे ध्यान नहीं दोगे। सेकेंड सर, आप एक और एक चीज है, डॉलर तो एनी टाइम आप कितना भी प्रिंट कर सकते हो। एवरी 30 डेज, एवरी 90 डेज, सॉरी, $1 ट्रिलियन का डेब्ट बढ़ रहा है। मतलब यूएस एक साल में $4 ट्रिलियन छाप के बाजार में डाल देता है। ये तो इंडिया की इकोनॉमी है। सोचिए, द जितनी जीडीपी है इंडिया की, उतना तो डेब्ट क्रिएट कर लेता है यूएस 1 ईयर में। और ये कितने दिनों तक चलेगा? और सेकंड, आपको एक चीज नोट करनी पड़ेगी, जो नया करेंसी आ रहा है वो गोल्ड से पेक्ड होगा 40%। तो गोल्ड के दाम तो बढ़ने ही है। गोल्ड को तो कोई क्रिएट हम्म। कर ही नहीं सकता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 40 कंट्री ने अपना गोल्ड मंगा लिया है अमेरिका से। क्यों? आगे चल के उन्हें मालूम पड़ गया है कि गोल्ड का डिमांड हर जगह बढ़ रहा है। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। कम से कम हर साल 300 से 500 टन बना रहा है गोल्ड। उसने अपने रिजर्व्स डिक्लेयर नहीं किए थे। सऊदी अरेबिया ने अभी 160 टन गोल्ड खरीदे थे। एवरी कंट्री इज ऑब्लिगेटेड, मतलब उनको बताना पड़ता है कि कितना गोल्ड उन्होंने एवरी मंथ खरीदा है। आईएमएफ को नहीं बताया। तो एक तरह से वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ गोल्ड बेस्ड सिस्टम अगेन। लोग यहाँ पे बहुत सारे फिनेंशियल विशेषज्ञ रहेंगे, जो एक्सपर्ट्स रहेंगे, वो नहीं मानेंगे।
बट सर एक तरह से गोल्ड को क्रिएट नहीं किया जा सकता। और आपको आज बता देता हूँ, हम्म। अगर गोल्ड, देयर इज अ टॉक अमॉन्ग, देयर इज अ थॉट प्रोसेस अभी चल रहा है कि हम गोल्ड का दाम बढ़ा देते हैं, रीवैल्यू कर देते हैं। सर अगर रीवैल्यू कर दिया गोल्ड का दाम, जो गोल्ड आज आउंस है 2,700 आउंस है, वो सीधा $1.5 लाख चले जाएगा, $1,50,000। इतना डेप्थ छाप के दे दिया इन्होंने। और आगे देखिए ना, एवरी अदर कंट्री इज नाउ बाइंग, एवरी अदर सेंट्रल बैंक इज बाइंग गोल्ड। हम्म। आप देखिए, इंक्लूडिंग इंडिया। इराक इराक का गोल्ड कहाँ गया, लिबिया का गोल्ड कहाँ है, यूक्रेन का गोल्ड है, वो सब अमेरिका खा चुका है। अमेरिका एवरी अदर डे इट्स बाइंग गोल्ड, चाइनीज आर बाइंग गोल्ड, इंडियंस आर बाइंग गोल्ड। इंडिया के पास इंडिया के सेंट्रल बैंक के पास आज कम से कम 850 टन गोल्ड रहेगा। शायद हम 9th पोजीशन पे है गोल्ड रिजर्व्स में, डिक्लेयर्ड गोल्ड रिजर्व्स। सर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि पूरे दुनिया में गोल्ड को खरीदने की एक मुहिम है कि अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। एक डी डॉलराइजेशन का जो भी एक मुहिम चल रही है उसमें अपना भागीदारी अपने अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखने की कोशिश सारी कंट्रीज कर रही हैं। और अगर पाकिस्तान है वो बोलता है कि आप मेहनत करते रहिए, हम तो भीख जो है ऐसे ही लेते रहेंगे, और आपके जो ये सोना आप इकट्ठा कर रहे हैं ये भी आपके यहाँ से हम तिजोरी से चोरी कर कर ले जाएंगे, क्योंकि 1400 सालों से हमने बस चोरी चकारी और ये धोखाधड़ी यही सीखी है, हमारी किताब सिखाती है। तो सर मुझे सर लगता है सर हम मेहनत करते हैं यहाँ पर, सर मेहनत मैं करते हैं यहाँ कि अपनी यहाँ कंट्री को पे आगे आपको लेके रोकना जाएं। चाहूंगा, और मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। आपने आपको बताया था कि हम चोरी करके चले जाते हैं, पाकिस्तान तो चोर ही है। हमारे मंदिरों में जो गोल्ड है, हमें फ्री करना पड़ेगा हमारे मंदिरों को स्टेट कंट्रोल से। आप सोचिए, जैसे गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं, और मैंने जिस हिसाब से बताया है, रीवैल्यूएशन ऑफ गोल्ड एसेट्स इन कंपैरिजन फॉर डेप्थ अराउंड द वर्ल्ड, the gold prices can go up by 60-70 times. It's important that we save our temples. वहां पे गोल्ड जो पड़ा है, सबकी नजर है उसके ऊपर। हम्म। पाकिस्तान तो लेगा, पर हमारे जो घर में, हमारे जो देश में जो स्टेट गवर्नमेंट गोल्ड टेम्पल्स के साथ जो गोल्ड रखा हुआ है टेम्पल्स में, उसका एक ऑडिट होना चाहिए। आई फुली एग्री विद यू। और मुझे मालूम है कि सबकी नज़र इस गोल्ड के ऊपर है, जो हमारी सनातन की, जिसको हम बोलते हैं वैदिक अर्थशास्त्र के हिसाब से ये बहुत बड़ा एक एसेट होता था, जहाँ से सारे धर्म के सोशल वर्क के काम किए जाते थे। और इसलिए ये मुहिम जो है हमने भी शुरू करी है कि किसी तरीके से अपने मंदिरों को हमने स्टेट के कंट्रोल से, यानी कि गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट की कंट्रोल से बाहर निकालना है, और अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर पूरा कंट्रोल करेगी। एनीवेज देखते हैं कि आगे जाकर ये क्या कुछ होता है, लेकिन ब्रिक्स के ऊपर हमारी नज़र बनी रहेगी, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है। और देखना होगा कि वहाँ पर चाइना पाकिस्तान को कितना ज़्यादा सपोर्ट करता है, और भारत को स्नब करने के लिए भी कई बार ये ऑप्टिक्स काम चाइना करता रहा है। हमेशा ही भारत को नीचे दिखाने के लिए या हमारा तंज कसने के लिए वो पाकिस्तान जैसे जानवर को वो साथ में ले आता है रस्सी बांधकर गले में। अब देखते हैं कि मोदी जी वहाँ पर क्या करेंगे, या जयशंकर जी वहाँ पर क्या करने वाले हैं। वक्त सर बताएगा, इसके ऊपर नजर रखेंगे, एंड वी विल डिस्कस दोस थिंग्स इन डिटेल्स विद यू। हाँ जी सर। सर जी, हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो एड देते हैं हमारे नेबर्स को, मालदीव को अभी हमने एड दिया था। आपने बताया था कि $400 मिलियन जो है, $400 मिलियन के अगेंस्ट, और एक एडिशनल $350 मिलियन दिया था उनको हमने, लाइन ऑफ क्रेडिट। आज उन्होंने चाइना के साथ एक सब मेगा पावर प्रोजेक्ट साइन किया है। आज ये जितने भी देश है, जैसे मालदीव है, श्रीलंका है, ये सब भारत से भी बेनिफिट लेते हैं, और चाइना से भी अब ये लोग ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया को डायरेक्टली बोलना पड़ेगा कि बॉस, आपको अगर रहना है तो इंडिया के इंटरेस्ट के साथ आपको करना पड़ेगा। ये डिली डायलिंग नहीं चलेगा, नहीं तो बांग्लादेश में हमारे $5 बिलियन जो लाइन ऑफ क्रेडिट हमने दे रखे हैं, वो डूब चुके हैं। उधर प्रॉब्लम चालू हो गया है, बांग्लादेश में अराजकता चालू हो गई है, वहां पे अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं।
बाकी बैंकों के पास पैसा नहीं है कि डिपॉजिटर्स को वापस दे सके। ये तो अनदर भिखारी आने वाला है हमारे देश में, वो मोहम्मद यूनस, थोड़े दिन में। सर वो तो मैंने तो एक बार वीडियो भी बनाया था कि कभी मोहम्मद मुजू आ जाते हैं, कभी मोहम्मद यूनस आ जाते हैं, कभी कोई और मोहम्मद आ जाता है। ये सारे मोहम्मद मोदी जी के पैरों में ही आकर गिरते हैं, चुनते हैं कि माई बाप हमें बचा लीजिए। हमें हमेशा ही पिछले 1000 साल से आप ही बचाते आए हैं। तो मुझे लगता है कि इनका सर यही डीएनए है, और चाइना जैसे इनको सपोर्ट कर रहा है ताकि यहाँ पर कोई ना कोई पंगे पड़े रहें। अब देखते हैं क्या होता है, वक्त बताएगा। बट एनीवेज इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो गया। बट वी हैव डिस्कस इट इन वेरी डिटेल्स कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं। गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं आगे जाकर, क्योंकि सारी दुनिया की अब नजरें हैं कि किस तरह से डॉलर से बाहर निकला जाए। डॉलर से बाहर निकला इतना आसान नहीं है, बट कोशिश जारी है। देखते हैं क्या होता सर, है। थैंक यू सर, जय हिंद। सर एक सेकेंड, मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को बोलना चाहता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जय सिया राम के साथ। ना तो हम आपसे सॉलिसिट करते हैं कि आप कोई कंट्रीब्यूट करो, बस यूट्यूब ने हमारी रीच खत्म कर चुकी है। और हम एक सीधी बात करते हैं, बकवास नहीं करते हैं। ना तो हम अनरेस्पॉन्सिबल बातें करते हैं यहाँ पे, ना तो सेंसेशनलाइज करते हैं, ना हमको यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए हम सब ऑप्टिमल मीम्स डालते हैं। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आती है, दिस इज ऑथेंटिक एंड वाउच। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से टू यू। और हमें कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। हम खुद अपना काम भी करते हैं और यहाँ पे टैक्सेस भी भरते हैं और अपना और आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन भी लाते हैं। आपसे सिर्फ दरख्वास्त है कि आप जय सिया राम बोलिए और इस वीडियो को शेयर करिए, जो कभी सुमित जी कभी बोलते नहीं है, बट मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि यूट्यूब ने इनकी व्यूअरशिप कम कर दी है। क्योंकि जैसे ही हमने सनातन के जो जय सिया राम की बात चालू की है, उनको फर्क पड़ गया है, इनके वीडियोस कम हो गए और आपका सपोर्ट जरूरी है इसमें। मैं ये अपील कभी भी नहीं करता था, पर अब करना जरूरी पड़ रहा है मुझे। बस इतना ही बोलूंगा, जय सिया चलिए राम। सर, थैंक यू सर, जय सिया राम।